गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग सेकंड प्रीलिम जो एग्जाम अपनी हुई है हिंदी की, उसका पेपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे गए थे और किस तरह का उत्तर लिखना स्वाभाविक था या किस तरह के उत्तर लिखे जाएंगे तो वो सही होंगे। उस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें गद्यांश दिया गया था, गद्य विभाग, जो कि हमारा 24 मार्क का होता है, सॉरी 20 मार्क का होता है। सबसे पहले गद्यांश दिया गया था। ये आपका वारे हमदर्द पार्ट से पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आपको केवल जो भी सेंटेंस नीचे दिए गए थे विधान के सामने सत्य या असत्य लिखिए, बस इतना ही पूछा गया था। सेंटेंस सारे आपको पैराग्राफ में से ही चेक करने थे कि वो सेंटेंस दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर सत्य है तो सत्य लिखना था, असत्य है तो असत्य लिखना था। जैसे पहला है, कहिए अब दर्द कैसा, पेट दर्द कैसा है, जबकि पैराग्राफ में दिया गया था कहिए अब दर्द कैसा है। और आपको प्रश्न पूछा गया था कहिए अब पेट दर्द कैसा है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, हमारा असत्य होगा, क्योंकि पैराग्राफ में केवल इतना ही दिया गया है, कहिए अब दर्द कैसा है। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस था, दर्द के मारे मरीज को नींद नहीं आती है। ये सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस जो है उसमें से ही दिया गया था, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये सत्य था, सही सेंटेंस था। उसके बाद नेक्स्ट था, बड़े बाबू ने आवाज देकर जगाया। हालांकि यहाँ पर इस पैसेज में दिया गया था जब लेखक बीमार था, जब लेखक के पैर फ्रैक्चर हो गए थे, उसे देखने के लिए ऑफिस के बड़े बाबू आए थे, तो उन्होंने उसे आवाज देकर नहीं जगाया था, बल्कि जो उनका पैर टूटा हुआ था उसी पैर को उन्होंने हिलाना शुरू कर दिया था। तो ये वाला सेंटेंस में क्या होगा, असत्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑफिस के सभी बाबू मिलने आए। हालांकि आपके पैसेज में या आपके पाठ में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया गया है कि सारे बाबू मिलने आए, केवल एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया था, ऑफिस के बड़े बाबू आए। तो इस हिसाब से ये वाला जो सेंटेंस है ये भी आपका असत्य होगा कि ऑफिस के सभी बाबू मिलने नहीं आए थे, ऑफिस के बड़े बाबू मिलने आए थे। तो ये सेंटेंस भी आपका असत्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट, लेखक ने एक दिन तय किया कि, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट लिखना है, फर्स्ट और सेकंड। लेखक ने एक दिन क्या तय किया था वो आपको बताना है। लेखक ने तय किया था कि आज कोई भी आए वो आंख नहीं खोलेगा। पैराग्राफ में आपके ऐसे दिया गया है कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेखक के बारे में पूछा गया कि लेखक ने एक दिन क्या तय किया था, तो उस हिसाब से आपको सेंटेंस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आज कोई भी आए वो आंख नहीं खोलेगा, वो की जगह लेखक भी लिख सकते हो, आज कोई भी आए लेखक आंख नहीं खोलेगा, ऐसा लेखक ने तय किया था। दूसरा सेंटेंस आप लिखोगे, दूसरा पॉइंट, चुपचाप पड़ा रहेगा। ये आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेखक ने एक दिन तय किया कि आज कोई भी आए वो आंख नहीं खोलेगा, दूसरा पॉइंट चुपचाप पड़ा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलने आने वाले लोग सिर्फ, इसमें भी 2 पॉइंट पूछा गया था, पहला और दूसरा। तो मिलने आने वाले लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, दूसरा पॉइंट, उन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती। ये दोनों ही सेंटेंस अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपके पैराग्राफ में दिया गया है। मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूं कि आप अभी जब बैठे हो तो आपके साथ में आपके पास क्वेश्चन पेपर सामने रखा हुआ है। अगर नहीं है तो वो ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप देखते जाओगे, उसके हिसाब से आपको आंसर मिलते जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्याकरण का दिया था। हर एक पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा व्याकरण का ही पूछा जाता है। ये व्याकरण पहली से 8वीं तक, 5वीं से 8वीं तक का जो व्याकरण है वही होता है, बहुत सिंपल होता है। इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानिए। पहला शब्द था नींद। देखिए जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं नींद आ रही है, ठीक है, नींद आ रही, मुझे नींद आ रही है, तो उससे ही ये पता चलता है नींद क्या है, स्त्रीलिंग है। और उसी हिसाब से दूसरा शब्द दिया गया था दर्द, तो दर्द क्या होगा, पुल्लिंग का शब्द होगा। मुझे दर्द हो रहा है, कोई भी ऐसे नहीं बोलता मुझे दर्द हो रही है, हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पुल्लिंग। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई शब्द सुनते हो या कोई शब्द पेपर में पूछा जाता है तो सडनली आपको अचानक से वो चीज याद नहीं आती है कि वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, इसमें डाउट होता है। तो जब भी ऐसा शब्द होता है तो उस शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए, और जब आप वाक्य प्रयोग करते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि नींद, अगर आपको सडनली अचानक से नहीं याद आ रहा है
तो आप ऐसे उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो कि हम कैसे नींद का उपयोग करते हैं, मुझे नींद आ रही है या मुझे नींद आ रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मुझे नींद आ रही है, मतलब क्या हुआ, स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। पहला शब्द था आंख, उसका वचन बदलेंगे, एक वचन है, बहुवचन क्या हो जाएगा, आंखें। दूसरा शब्द था बड़ा, उसका भी वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। जब पहचान कर लिखिए ऐसा पूछा जाता है, तब आपको अगर उस हिसाब से अगर पूछा जाता है और यहाँ पर आंख दिया है, तो आपको उसका वचन बदलना नहीं होता है, केवल आपको लिखना होता है आंख एक वचन है, बड़ा एक वचन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर वचन परिवर्तित करके लिखिए या वचन बदल कर लिखिए मेंशन किया गया है, इसलिए आप वचन बदल रहे हो। अगर पूछा जाए वचन पहचान कर लिखिए, तो आपको केवल एक वचन है या बहुवचन वो लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में मरीज को मिलने आने वाले लोगों के बारे में आपके विचार लिखिए। यह स्वमत का प्रश्न होता है। इसमें हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का आंसर वेरी कर सकता है, एक आंसर से दूसरा आंसर वेरी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बच्चे ने जो आंसर लिखा है वही सेम एज इट इज सारे बच्चों का आंसर होगा। ये वेरी होता है क्योंकि ये स्वमत होता है, आपके अपने विचार इसमें लिखने होते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो था, ये आपके पैराग्राफ में से अगर आप पॉइंट लेते तो भी आपके आंसर सही हो जाते, क्योंकि पैराग्राफ में आपको यही दिया गया है कि पहली लाइन है कि एक तो वैसे दर्द के मारे नींद नहीं आती है, ऊपर से जो मिलने आने वाले लोग रहते हैं वो हद कर देते हैं, औपचारिकता निभाने आते हैं। ठीक है, उन्हें मरीज से कोई मतलब नहीं होता है, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, उन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती है। तो ये दोनों पॉइंट लेकर भी अगर आप अपना आंसर बनाते हो, ये दोनों पॉइंट लेकर भी अगर आप अपना आंसर लिखते हो, तो भी वो आंसर सही माना जाएगा। अस्पताल में मरीज को मिलने आने वाले लोगों के बारे में आपके विचार लिखिए। अगर अस्पताल में कोई मरीज है तो उससे जो लोग मिलने आते हैं उनके बारे में आपका विचार लिखना था। ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया था, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये भी काफी सिंपल प्रश्न था। नागर जी वाला ये वाले पैराग्राफ में आपको पूछा गया था आकृति पूर्ण कीजिए। पहला क्वेश्चन था परिच्छेद में आए दो उपन्यास के नाम। ठीक है, यहाँ पर एक ही जगह पर लिखा गया है कि आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। नागर जी आंसर करते हैं, हाँ बहुत करना पड़ा है। नाचियो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उपन्यास का नाम एज इट इज की वो उपन्यास है, एक ही बुक का नाम है नाचियो बहुत गोपाल। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और उपन्यास का नाम आता है गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था कि ये उपन्यास है कि क्या है, लेकिन आपको दो पॉइंट पूछा गया है और इन दोनों के अलावा इस पूरे पैराग्राफ में कोई भी उपन्यास का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए आप पहला लिखोगे गदर के फूल और दूसरा आपका लिखना जरूरी था नाचियो बहुत गोपाल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप ये वाला पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसमें बहुत सारे उपन्यास का नाम दिया गया है। इस पैराग्राफ में उपन्यास के अंडर मतलब उपन्यास के अंतर्गत केवल एक ही नाम दिया गया था नाचियो बहुत गोपाल, लेकिन इस पैराग्राफ में इसके अलावा और एक उपन्यास या पत्रिका वो मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन गदर के फूल ये दिया गया था। पूरे पैराग्राफ में केवल दो ही ऐसे नाम है, गदर के फूल और नाचियो बहुत गोपाल, इसलिए आप वहां पे परिच्छेद में आए दो उपन्यास के नाम में ये दोनों पॉइंट लिख सकते थे। उसके बाद नागर जी ने संग्रह किए हैं। क्या संग्रह किए थे, पत्रों का संग्रह किया था। दूसरा क्वेश्चन था इकट्ठे किए हैं, क्या इकट्ठा किया था, रीति रिवाज। ठीक है, यही वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया था, प्रत्येक जाति के रीति रिवाज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये जब इस तरह का आपका पाठ होता है जिसमें बहुत सारी जानकारी दी गई होती है, तो उसमें वो पाठ का एग्जाम में आना बहुत स्वाभाविक होता है। जैसे ये वाला अगर आप पाठ पढ़ते हो, ये वाले पाठ में आप देखोगे कि बहुत सारे नॉवेल का नाम दिया है, बुक का नाम दिया है, रचनाकार का नाम दिया है, तो इसमें प्रश्नों का बनना बहुत स्वाभाविक होता है।
और इस तरह के जो पैसेज होते हैं उन्हें इजी पैराग्राफ समझा जाता है, इजी पैसेज समझा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों का या इस तरह के पैराग्राफ का आना एग्जाम में स्वाभाविक होता है। उसके बाद नेक्स्ट था रिक्त स्थानों में सही पर्याय की पूर्ति कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न था, आपको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में से ही मिल रहा था। सिर्फ आपको क्या करना था, जो भी पैराग्राफ दिया था उसे पढ़ना था। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। तन मन धन 3 ऑप्शन दिया है। पैराग्राफ में क्या दिया हो गया था, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। दूसरा था मन एक ऐसा निर्मल जल है, ये भी एज इट इज पैराग्राफ में सेंटेंस दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था प्रत्येक जाति के रीति रिवाज इकट्ठे किए गए हैं। रीति अलग दिया है, रिवाज अलग दिया है और साथ में क्या दिया गया है, रीति रिवाज। आप पैराग्राफ देखोगे तो पैराग्राफ के लास्ट वाले पैराग्राफ में यह सेंटेंस था प्रत्येक जाति के रीति रिवाज इकट्ठे किए हैं। उसके बाद लास्ट था मन से ही प्राण सधता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ये बहुत ही सिंपल थे, बहुत आसान थे। सिर्फ पैराग्राफ आपको पढ़ना था और पैराग्राफ में से आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहे थे, कहीं पर भी आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। एज इट इज आंसर आपके पैराग्राफ में दिए गए थे। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को उपसर्ग लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। जो भी शब्द दिए गए हैं उसमें उपसर्ग लगाकर, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। जो हम शब्द के आगे जो अक्षर लगाते हैं उसके बाद शब्द का मीनिंग चेंज होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय हम शब्द के बाद में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। उपसर्ग मतलब आपको शब्द के आगे कोई अक्षर लगाकर उस जो भी वर्ड दिया गया है उससे कोई सार्थक शब्द बनाना होता है। और प्रत्यय का अर्थ होता है शब्द के पीछे अगर आप कोई अक्षर लगाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। ठीक है, इसमें बहुत बच्चों की गलती होती है, तो ये आप ध्यान रखिए कि उपसर्ग लगाना था, यहाँ पे व्यवस्थित दिया गया था। अगर आपने आगे अ लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है, अव्यवस्थित। व्यवस्थित मतलब सब कुछ ठीक ठाक, अव्यवस्थित मतलब मिसमैनेज। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द दिया गया था जल। जल में भी उपसर्ग लगाना था, मतलब जल के आगे आप कोई एक शब्द लगाकर उस जल का मीनिंग चेंज कर सकते हो। तो जल के आगे अगर हमने यहाँ पे स लगाया तो ये हो जाता है सजल। सजल का अर्थ होता है जल सहित। नॉर्मली ये हम जब आंखें भर जाती हैं, जब हम रोते हैं या कोई भी रोता है, आंखों में पानी आ जाता है, उस समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि उसकी आंखें सजल हो गई थी। सजल हो गई थी मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट था कि शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला था कर्मी, दूसरा था अध्ययन। कर्मी मतलब जैसे हम कहते हैं सहकर्मी, मतलब साथ में काम करने वाले। सुरक्षा कर्मी, जो सुरक्षा का काम कर रहा है। ठीक है, तो कर्मी का अर्थ क्या होता है, काम करने वाला। काम करने वाला ऐसा लिखने की जगह पर आपका एक्सपेक्टेड आंसर था कि आप श्रमजीवी लिख सकते थे। अगर किसी ने कर्मी का अर्थ ऐसे भी लिखा है काम करने वाला, तो भी वो समानार्थी शब्द हो सकता है। जब पर्यायवाची शब्द हम पूछते हैं तो कर्मी के लिए पर्यायवाची शब्द क्या आएगा, श्रमजीवी। दूसरा था अध्ययन। अध्ययन के लिए पर्यायवाची शब्द आता है मनन। ठीक है, अध्ययन के लिए पर्यायवाची शब्द क्या आता है, मनन। अध्ययन का अर्थ क्या होता है, पढ़ाई करना। ठीक है, स्टडी जो हम बोलते हैं, पढ़ाई करना। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा शब्द था मनन। इसके बाद फिर मन के विषय पर आपके विचार लिखिए, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। अगेन इट्स स्वमत का क्वेश्चन है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। आपको मन के बारे में लिखना था। आप अपने मन के बारे में, मन किस तरह का होता है उसके बारे में भी लिख सकते थे, या इसमें एक अच्छा आप मुहावरा इस्तेमाल कर सकते थे। मुहावरे का उपयोग कर सकते थे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस तरह से भी अगर आप अपने प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते तो बहुत प्रभावी हो जाता। बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको एक मन करके कविता भी है, पूरक पठन भी दिया गया आपके सिलेबस में। अगर आप उसमें से भी पॉइंट लेते और वो लिखते तो भी आपका आंसर सही होता। अगेन मैं इसका आंसर इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। आपको मन के बारे में आंसर लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट है अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर सेल फोन के बारे में जानकारी दी गई थी। सेल फोन अपना मोबाइल फोन, आप सबको पता है मोबाइल फोन के बारे में, तो पूरा पैराग्राफ उसके ऊपर ही था। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे।
नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो अपठित गद्यांश पूछा जाता है वो बहुत सिंपल होता है, 4 मार्क्स उसमें फुल आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। तो कभी भी ये सोचकर पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट मत मतलब छोड़ना नहीं है कि ये अपठित है, नहीं आएगा। अपठित वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 2-2 मार्क्स की, इसमें 2 कृतियां होती हैं। पहली कृति 2 मार्क्स की होती है, दूसरी कृति 2 मार्क्स की होती है। इस तरह के 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। बहुत सिंपल रहता है, आंसर आपके पैराग्राफ में दिया गया होता है। पहला था दूर सेल फोन की उपयोगिता, ठीक है, इसमें आपको 4 पॉइंट लिखने थे। सेल फोन की उपयोगिता के बारे में आपको 4 पॉइंट लिखने थे। ये चारों के चारों पॉइंट आपके पैसेज में दिए गए हैं। पहला है दूरियां मिटाती है, दूसरा दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाती है, तीसरा अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच निरंतर संपर्क बना रहता है, चौथा संकट के समय परिवार और मित्रों की सहायता पाना आसान हो गया है। किसकी वजह से? सेल फोन की वजह से, आपके मोबाइल की वजह से। तो ये 4 पॉइंट लिखना था। इसमें ये चारों पॉइंट जो लिए गए हैं, ये चारों आपके पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। आप जब भी अगर आपको गद्यांश दिया गया है उसके आधार पर आपको पॉइंट लिखने हैं, तो मेक श्योर कि आपके वो पॉइंट पैराग्राफ में है, उसके वही पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है कि सेल फोन के विषय में आपके विचार स्पष्ट कीजिए, तो आपका जो विचार है मोबाइल को लेकर वो वेरी कर सकता है। जब आपका विचार पूछा जाता है, आपका सहमत पूछा जाता है, तो ये चारों पॉइंट जो दिए गए हैं ये, या फिर पैराग्राफ में सेल फोन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है वो, उसमें से भी आप पॉइंट लेकर आंसर लिख सकते थे। अगेन ये बहुत सिंपल आंसर था, बहुत ही सिंपल मतलब क्वेश्चन था। आराम से सारी जानकारी आपको पैराग्राफ में से ही मिल रही थी और उस पर उसके अनुसार ही आपको आपका उत्तर लिखना चाहिए था, मस्ट था। उसके बाद पद्य विभाग 12 अंक के लिए पहला था हरि बिन मीराबाई का जो ये पद्य है पद है उसके ऊपर था पहला वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मीरा के प्रतिपालक हैं तो कौन है वो बताना था। मीरा के प्रतिपालक कृष्ण है। संसार सागर में डूबने वाली है, संसार सागर में क्या डूबने वाली होती है? नौका। बेर बेर पुकार कर कह रही है, कौन बार बार पुकार कर कह रहा था? मीरा। और कृष्ण के बिना इसे आश्रय नहीं है, कृष्ण के बिना किसे आश्रय नहीं है, तो अगेन आंसर आपका था मीरा। ठीक है, सिंपल था। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, यहाँ पे पहला है आश्रय। आश्रय के लिए आश्रय शब्द का अर्थ क्या होगा? ठिकाना। ठीक है, दूसरा था नौका। नौका के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है? नाव। अब यहाँ पर दासी दिया गया है आपको। ठीक है, अब दासी के लिए शब्दों का अर्थ, अब यहाँ पर आपको जो पद्य दिया गया था उसमें से पहचानना था कि दासी के लिए कौन सा शब्द दिया गया था। तो दासी के लिए आपके जो कविता है, जो पद्य दिया गया था उसमें दासी के लिए शब्द आया था चेरी, और बार बार के लिए शब्द आया था बेर बेर। यहाँ पे लिखा है ना, बेर बेर पुकार कर कह रही है, बेर बेर का अर्थ ही होता है बार बार। ठीक है, तो बार बार के लिए यहाँ पे क्या शब्द आएगा? बेर बेर। उसके बाद प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। ये उत्तर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपका व्यू नहीं पूछा गया है, इसमें यह पूछा गया है कि पहली 4 पंक्तियां हैं उसका अर्थ लिखिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन किया है। जब आपका सहमत का प्रश्न होता है तो आइदर इट इज मतलब अगर वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, वो कुछ भी हो, वो अगर आपका व्यू है तो आपको उसमें अंक मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पे मैंने सरल अर्थ लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। मीराबाई कह रही हैं कि हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है? आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की बहुत लालसा है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप उसका कंक्लूजन के वे में या सार की तरह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रिय मिलन की आशा और प्रतीक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस तरह का अगर आप उत्तर लिखते हो तो आपको 2 में से 2 पूरे अंक मिलते हैं। आपको ये नहीं मेंशन किया गया है कि ससंदर्भ सहित अर्थ लिखिए। अगर आपको पूछा जाता है संदर्भ सहित, तो आपको ये बताना जरूरी होता है कि ये कविता कौन से, ये जो पद दिया गया है उस कविता का नाम क्या है, रचनाकार का नाम क्या है।
यहाँ पे संदर्भ सहित नहीं लिखा था, केवल सरल अर्थ लिखा था, तो आपको केवल सरल अर्थ ही लिखना जरूरी था। उसके बाद दूसरा था पठित पद्यांश पढ़, दूसरी एक कविता थी, पठित है ये कविता भी। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन, शिशिर ऋतु मतलब ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये 4 पॉइंट आपको लिखने थे। पहला था कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, दूसरा प्रकृति दैत्यहीन हो गई है, तीसरा धरती पर धुंध छा गया है, चौथा खूब बर्फ पड़ रही है। चारों पॉइंट आपकी कविता में थे। उसके बाद का प्रश्न था एक शब्द में उत्तर लिखिए। पद्यांश में आए एक फूल का नाम, यहाँ पर किस फूल के बारे में व्याख्या की गई है, कमल के बारे में। कमल का जो फूल होता है वो कुम्हला जाता है बहुत ज्यादा ठंडी की वजह से। दूसरा, शिशिर ऋतु आने से के पहले आने वाली ऋतु, कौन सी ऋतु के बाद शिशिर ऋतु आता है, तो आपकी कविता की शुरुआत ही हेमंत ऋतु के जाने के बाद शिशिर ऋतु का आगमन हुआ है, इससे आपकी कविता की शुरुआत होती है। तो कौन सी ऋतु है जो शिशिर ऋतु के पहले आई है, हेमंत ऋतु। उसके बाद श्वेत कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरकर हवा में मिली हुई भाप, उसे क्या कहते हैं, तुषार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था लंबे चौड़े प्राकृतिक गड्ढे के लिए प्रयुक्त शब्द जिसमें बरसाती पानी जमा होता है। ठीक है, प्राकृतिक गड्ढे, नेचुरल जो गड्ढा होता है जिसमें बरसाती पानी जमा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, आपके पद्य में दिया गया था ताल। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश की किसी 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आप आइदर स्टार्टिंग की 4 पंक्तियों का अर्थ लिख सकते हो या फिर लास्ट के 4 पंक्तियों का अर्थ लिख सकते हो। अगर स्टार्टिंग की 4 पंक्तियों का अर्थ लिखते हो तो उसका अर्थ यहाँ पर ये शिशु ऋतु में हुए जो परिवर्तन है वही 4 पॉइंट, वही अगर 4 सेंटेंस आप लिखते थे या इसी को आप एक्सप्लेन करके लिखते कि शिशु ऋतु के आने की वजह से क्या क्या परिवर्तन हुए, यही 4 पॉइंट पहली 4 पंक्तियों में दिया गया था, तो वो भी अगर आप लिखते तो आपका आंसर सही होता। उसके बाद पूरक पठन है, 8 मार्क के लिए पूछा जाता है, 4-4 मार्क के 2 पूरक पठन पूछे गए थे। पहला था सही उत्तर, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था युवक साक्षात्कार में अब तक इन विषयों पर अपने विचार रखता आया है, इसका आंसर था, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया था अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। ठीक है, पूछा गया था युवक साक्षात्कार में अब तक इन विषयों पर अपने विचार रखता आया था। 4 पॉइंट था, आपको 4 पॉइंट लिखना था, क्लियरली मेंशन किया गया था, कहीं और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं थी। देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, तो आपको ये 4 पॉइंट यहाँ पर लिखने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मैंने दिया हुआ साक्षात्कार इस विषय पर 6 से 7 वाक्य लिखिए। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, आपका दिया हुआ इंटरव्यू, अगर आपका कभी इंटरव्यू लिया गया है तो उसके बारे में आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने थे। अगर आपका इंटरव्यू नहीं भी लिया गया होगा तो भी आपको इमेजिन करके कि इंटरव्यू में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरह से सोच के आपको अपना उत्तर लिखना था। अगेन ये वेरिएबल है जो कि स्वमत के तरह है। उसके बाद नेक्स्ट था ये पठित परिच्छेद है, मतलब गद्य का पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट जो पूरक पठन है वो आपका पद्य का है। मन वाली जो कविता है उसमें से दिया गया था। उचित जोड़ियां मिलाइए, ये पूछा गया था। मछली यहाँ पे क्या, मैंने सिर्फ जो पहला कॉलम है वो और जो उत्तर है बस वो ही मेंशन किया है। आप जब एग्जाम में लिखते हो तब आपको भी इसी तरह लिखना होता है, जो पहला कॉलम है वो जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपको उत्तर करके ही लिखना होगा। मतलब मछली के लिए उत्तर क्या आएगा, प्यासी, गीतों के स्वर अमर दिए गए हैं। देखो सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, गीतों के स्वर हुए अमर, आकाश सूना, सूना आकाश, रेल की पटरियां मौन, सारे दिए हुए थे आंसर। सिर्फ आपको कविता पढ़नी थी और उसमें से आंसर आपको लिखना था। अगेन बहुत सिंपल पेपर था ये, जो सेट 2 का आपका जो पेपर था ये पूरा ओवरऑल अगर एवरेज देखेंगे तो बहुत हद तक सिंपल पेपर था। नॉर्मली 1 या 2 पैराग्राफ ऐसा होता है जो इजी होता है, और थोड़े बहुत जो पेपर होते हैं, थोड़े बहुत जो पैराग्राफ होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें आकलन करने के लिए दिया जाता है, सोचने के लिए दिया जाता है। लेकिन ये जो पेपर था ये निहायत ही आसान था, बहुत आसान था। उसके बाद एक इसमें और क्वेश्चन था, एक मिनट
विभाग 4, उसके बाद व्याकरण का प्रश्न है विभाग 4 भाषा अध्ययन, 14 अंक के लिए पूछा गया था। पहला था सैनिकों का दल बचाव कार्य में लगा था। इसमें दल के नीचे अंडरलाइन किया गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। रेखांकित मतलब जिसे अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पे अंडरलाइन किसे किया गया है, दल। दल क्या है, संज्ञा है। दल पूरे एक समूह का बोध कराता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अगर आप समूहवाचक संज्ञा ना लिखकर केवल संज्ञा लिखते हो तो भी आपको पूरा 1 अंक मिलता है। नेक्स्ट था निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अवयव पूछे गए थे आपको, एक था या और दूसरा था और। तो आप किसी भी तरह से इन दोनों शब्दों का वाक्य में उपयोग कर सकते थे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। पहला, या के लिए लोगों ने तुम्हें बताया नहीं या तुमने पूछा ही नहीं। दूसरा, सुरेश थक कर घर की ओर चल पड़ा। आप किसी भी वाक्य में, किसी भी सार्थक वाक्य में, मीनिंगफुल वाक्य में, यहाँ पे लिखा होता है अर्थपूर्ण वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसका मीनिंग निकलता हो। तो किसी भी मीनिंगफुल वाक्य में आप इन 2 अवयव में से किसी एक अवयव का उपयोग कर लिख सकते थे। व्याकरण में आपके पास समय बहुत बचता है, तो आप दोनों अगर लिखना चाहते हो तो दोनों भी लिखकर रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट था प्रतिपूर्ण कीजिए। सिर्फ एक लिखना था आपको। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, यहाँ पे संधि विच्छेद दिया गया था, दिक प्लस अंबर, और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया था नरेश। ठीक है, दिक प्लस अंबर, ये कौन सा शब्द का संधि विच्छेद है, दिगंबर का। ठीक है, जब आप यहाँ पर देखोगे का है और आ है, और इन दोनों को मिलाकर कौन सा वर्ड बन रहा है, ग बन रहा है। का से लेकर ज्ञा तक अगर कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर बनता है, 2 अक्षरों को मिलाकर का से लेकर ज्ञा तक अगर कोई भी अक्षर बनता है तो वो क्या आता है, व्यंजन संधि। ठीक है, और आ से लेकर अंक तक का कोई भी अगर स्वर निकलता है तो वो क्या आता है, स्वर संधि। जैसे यहाँ पे नरेश दिया गया है, नर प्लस ईस, ये 2 नरेश, ए की मात्रा यहाँ पे आ रही है, ए का स्वर यहाँ पर आ रहा है, कोई अलग अक्षर नहीं बन रहा है, केवल उस पर मात्रा लग रही है, नरेश, ए की मात्रा लग रही है, हम कह सकते हैं ए का स्वर निकल रहा है, तो ये क्या हुआ, स्वर संधि हुआ। ये भी बहुत सिंपल था। जितनी भी व्यंजन संधि है या स्वर संधि है, संधि के जितने प्रश्न है वो आपके टेक्स्ट बुक का ही होता है, कहीं बाहर से नहीं पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट था निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी, पहला सेंटेंस ये था। दूसरा, पुलिस घटना स्थल पर आ पहुंची। ठीक है, भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। ठीक है, तो आपकी सहायक क्रिया क्या थी, लगी। दूसरे में आपकी सहायक क्रिया क्या थी, पहुंची। और दोनों का आपको मूल क्रिया लिखना था। तो लगी का मूल क्रिया था लगना, पहुंची का मूल क्रिया क्या था, पहुंचना। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना था। पहला शब्द था जोड़ना, दूसरा था खाना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा जुड़ाना, जुड़वाना। दूसरा खिलाना, खिलवाना। ठीक है, सिंपल था, आसान था। प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, जब आप ये आंसर लिखते हो तो आपको मेंशन करना जरूरी है कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप के, मतलब आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कि ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। उसके अंडर, उसके नीचे ही आपको लिखना होगा। कई बार बच्चे सिर्फ जोड़ना, जुड़ाना, जुड़वाना इतना लिखते हैं, आंसर गलत माना जाता है, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया होता है कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप आपने लिखा है या द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखा है। तो मेक श्योर आप जब भी आंसर लिखते हो या तो आप इस तरह का टेबल बना लीजिए या फिर ऊपर हेडिंग दीजिए, क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, उसके बाद जो क्रिया दी गई है वो, और उसका प्रथम और सेकंड प्रेरणार्थक रूप क्या है वो। अगर आप हेडिंग नहीं डालते हो तो आपके मार्क्स कट होते हैं। मेक श्योर अगर आप हेडिंग नहीं डालते हो तो आपके मार्क्स कट होते हैं, इसलिए जब भी आप ये आंसर लिखो तो आपको हेडिंग डालना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट था निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको 2 मुहावरे दिए गए थे। पहला था 2-4 होना, दूसरा था बोलबाला होना। 2-4 होना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर क्या होता है कि आप पहले मुहावरे का अर्थ लिखिए, क्योंकि पूछा ही जाता है किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप अर्थ लिखते हो, आधा अंक मिलता है, आप वाक्य प्रयोग करते हो, आपको आधा अंक मिलता है। इस तरह से टोटल 1 अंक मिलते हैं। अगर आप केवल अर्थ लिखते हो, वाक्य प्रयोग नहीं करते हो, तो आपको केवल आधा अंक ही मिलेगा।
सेम अगर आप वाक्य प्रयोग करते हो और अर्थ नहीं लिखते हो तो भी आपको आधा अंक ही मिलेगा। तो ये जरूरी होता है कि आप अर्थ भी लिखिए, वाक्य प्रयोग भी कीजिए। दो चार होना मतलब सामना होना, रूबरू होना। उर्दू शब्द है रूबरू होना, हिंदी में क्या होगा? सामना होना। तो वाक्य क्या था? वाक्य कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मोहन प्रतिदिन किसी ना किसी समस्या से दो चार हो रहा था। जहां पर दो चार हो रहा था उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट था बोलबाला होना। बोलबाला होना मतलब बहुत फेमस होना, मान प्रतिष्ठा होना। तो इसके लिए वाक्य मैंने बनाया था, शहर में सॉरी, शहर में नेताजी का बोलबाला है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते थे, सिर्फ ये ध्यान देना था, या तो जब आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको अर्थ भी लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। अगर आपको इन दोनों में से किसी का भी अर्थ नहीं पता है, आप केवल वाक्य प्रयोग कर रहे हो, तो सजेशन रहेगा इसके बाद अथवा वाला जो क्वेश्चन आता है आप उसके लिए जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको अर्थ नहीं लिखना होता है, केवल वाक्य प्रयोग करना होता है। वाक्य भी ऐसा जो आधा आपको दिया गया होता है और जहां पे अंडरलाइन किया गया होता है उसके हिसाब से दिए गए मुहावरे में से कोई एक मुहावरा चूज करना होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। घर पर बैठे बैठे सभी कार्यों से हमने मुक्ति पाली। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है? मुक्ति पाली। इसके लिए कौन सा मुहावरा सही आएगा वो आपको लिखना था। घर पर बैठे बैठे सभी कार्यों से हमने निजात पा लिया। ठीक है, निजात पा लिया, मुक्ति पाली, छुटकारा पा लिया, उसका अर्थ ये होता है। ओके, तो अगर आपको मुहावरे में से अर्थ नहीं पता है या आप वाक्य प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, केवल अर्थ लिख रहे हो, तो बेटर ऑप्शन है आप अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर आपको अर्थ लिखने की जरूरत नहीं होती है, सेंटेंस भी आधा दिया गया होता है, केवल आपको दो मुहावरे में से एक मुहावरा चूज करके जो अधोरेखांकित शब्द समूह है उसके लिए लिखना होता है। तो ये बहुत सिंपल होता है एज कंपेयर टू इसके पहले वाला जो था। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिया गया था, अरे तुमने क्या किया, और दूसरा था राजा के सैनिक आ पहुंचे। इन दोनों सेंटेंस में आपको कारक पहचानना था, कारक भेद लिखना था। एक्सपेक्टेड आंसर ऐसा होता है कि आप कारक लिखिए, दो कॉलम बनाइए, एक बनाइए कारक का, दूसरा बनाइए कारक भेद का। कारक में किस कारक, कौन सा कारक शब्द है वो पहचानना होता है। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में अरे, अरे ये कारक था, और कारक भेद मतलब कौन सा टाइप था उसका? संबोधन कारक। आप जब किसी को संबोधित करते हो तो अरे ऐसे बुलाते ना, अरे सुनो तो, ठीक है, संबोधन कारक था। दूसरा था राजा के सैनिक आ पहुंचे, कारक कौन सा था? के, कारक भेद क्या था? संबंध कारक। ठीक है, सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट था, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें जरा भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया होता है, आपको उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करके वो वाक्य फिर से लिखना होता है। यहाँ पर पूछा गया था, वो सोचने लगे क्या मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पर वो सोचने लगे अल्प विराम क्या मैं जा सकता हूँ क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस में ध्यान दीजिए कि कोई भी जो भी सेंटेंस दिया गया है, जो भी वाक्य दिया गया होता है, उसमें दो आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। दो उसमें कमियां, मतलब दो जगह पर आपका विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। केवल एक कॉमा लगाकर आपको नहीं छोड़ना था या फिर क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं छोड़ना था, आपको देखना था कि दूसरा विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको एक अंक मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं दो वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला सेंटेंस था, आसपास जाने पहचाने लोग खड़े थे, इसे सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना था। यह भूतकाल का है और इसे हमें किसमें परिवर्तित करना था? सामान्य भविष्य काल में। तो यह आंसर ऐसा होता, आसपास जाने पहचाने लोग खड़े होंगे, भविष्य काल में होंगे। ठीक है, दूसरा था, ऐसा सुंदर नजारा मैंने पहली बार देखा, इसे अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना था। ओके, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना था, यहाँ पे बाय मिस्टेक था हुआ है, यहाँ पर है होना चाहिए, ऐसा सुंदर नजारा मैं पहली बार देख रहा हूँ, या मैंने की जगह पर यहाँ पे क्या होगा? मैं पहली बार देख रहा हूँ, यहाँ पर हूँ होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पर था लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट है, अगर अपूर्ण वर्तमान काल की जगह अपूर्ण भूतकाल होता तो यहाँ पर था आता। यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा सुंदर नजारा मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट था, सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना था, सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगा चुकी थी। ठीक है, इस तरह से 3 में से आपको किसी 2 वाक्य का काल परिवर्तन करना होता है, 2 अंक के लिए पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। रचना के आधार पर मतलब आपको बताना होता है कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। आमतौर पर 2 विभाग किए जा सकते हैं, आमतौर पर 2 विभाग किए जा सकते हैं सेंटेंस था, और ये वाक्य किसमें आता है, सरल वाक्य में। क्यों सरल वाक्य में आता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया है, करने की क्रिया एक ही है। ठीक है, सरल वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट था, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। पहला सेंटेंस दिया गया था, बदबू आ रही है, ये प्रश्नार्थक वाक्य में इसको परिवर्तित करना था, प्रश्नार्थक वाक्य में। तो हम उसे कैसे बनाएंगे, क्या बदबू आ रही है, क्वेश्चन पूछेंगे, क्या बदबू आ रही है, और आगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा था, अभी सिंचन नहीं आएगा, यह संदेहार्थक वाक्य में बनाना था। संदेहार्थक मतलब डाउटफुल, यू आर नॉट श्योर, आपको श्योरिटी नहीं है, डाउटफुल है, संदेह है, तो उसमें आपको परिवर्तित करना था। तो हम कैसे संदेह करते हैं, जब शायद अभी सिंचन नहीं आएगा, शायद अभी सिंचन नहीं आएगा, जब आप शायद शब्द का उपयोग करते हो आपका संदेह दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट था व्याकरण का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके फिर से लिखिए। 3 वाक्य दिया गया रहता है, उसमें से 2 वाक्य आपको शुद्ध करके फिर से लिखना होता है। यहाँ पर भी 3 सेंटेंस दिया गया है। लक्ष्मी का एक जुब्बेदार पूंछ था, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, इसमें बहुत ही मिस्टेक है। इसका आंसर था, लक्ष्मी की एक झब्बेदार पूंछ थी। दूसरा क्वेश्चन था, सामने पुलिस देखकर चोर का प्राण मुरझा गया। जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हो तभी आपको मालूम पड़ता है इसमें करेक्शन की बहुत जरूरत है। सामने पुलिस देखकर चोर के प्राण मुरझा गए, चोर का प्राण मुरझा गया गलत है, चोर के प्राण मुरझा गए, इस तरह होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट था, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूं। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं दिया गया है, मैं नहीं दिया गया है। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूं, देश को प्रेम करता हूं, देश को नहीं होता है, देश से होता है। तो ये सेंटेंस ऐसा होता, मैं मेरे देश से प्रेम करता हूं। तो ये आपका व्याकरण सेक्शन यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रचना विभाग। रचना विभाग का पहला प्रश्न होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। पहला आपको जो पूछा जाता है वो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल, और जो दूसरा होता है वो औपचारिक होता है। ये दोनों प्रश्न आपको पूछे गए थे। किशोर किशोरी सरनाइक रामलाल चौक सोलापुर से अपने मित्र सहेली रमेश रोमिता कुलकर्णी स्वामी विवेकानंद मार्ग अमरावती को विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखती है। यह आपका अनौपचारिक था, इनफॉर्मल। इसमें किशोर या किशोरी ने किसे पत्र लिखा है, अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखा है, तो यह आपका क्या हुआ, अनौपचारिक पत्र था। उसके ऑप्शन में दूसरा था, अथवा करके माननीय स्वास्थ्य अधिकारी नगर परिषद कोल्हापुर को समीरा कोट स्थाने 401 साहूपुरी खासबाग मैदान कोल्हापुर से पत्र लिखकर, क्यों पत्र लिख रहा है, अपने मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी के बारे में शिकायत करते हुए आवश्यक प्रबंध करने का अनुरोध करती है। ठीक है, ये सेकंड वाला जो है वो आपका औपचारिक पत्र है। ये अपने घर परिवार के किसी को ना लिखकर स्वास्थ्य अधिकारी को लेटर लिखा गया है और कुछ शिकायत की गई है, तो ये आपका क्या हुआ, औपचारिक पत्र हुआ। मैंने दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। पहले हम लोग अनौपचारिक देखते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका अनौपचारिक ही था। सबसे पहले आता है डेट 5 जनवरी 2022, जो कि आज की डेट थी, मैंने वही डाली है। उसके बाद प्रिय रोमिता कॉमा, ठीक है। उसके बाद अभिवादन होता है, सप्रेम नमस्ते। अगर आप अपने सहेली मित्र को पत्र लिख रहे हो तो सप्रेम नमस्ते होता है। अगर आप अपने पिता को या चाचा चाची या अपने
उम्र से बड़े किसी को पत्र लिखते हो तो वहां पे आता है चरण स्पर्श। ठीक है। प्रिय रोमिता, सप्रे नमस्ते, हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं। यहाँ पर हमारा विषय क्या है कि आपकी जो सहेली है उसे विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए आप उसे बधाई पत्र लिख रहे हो। ठीक है। तो जो आपका विषय है उसी से रिलेटेड आपका पत्र होना चाहिए। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। ये वाला सेंटेंस हर अनौपचारिक पत्र में अगर आप लिखते हो तो आपका कंटेंट बढ़ता है और आपका पत्र जो है वो भी प्रभावी बनता है। ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए, जो भी अनौपचारिक पत्र जितने भी लिखते हो उसमें आप लिख सकते हो, हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। आज ही तुम्हारा पत्र मिला जिससे ज्ञात हुआ कि तुम्हें विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है। विषय आपको दिया गया था क्वेश्चन में, वही आपने लिखा है कि आज ही तुम्हारा पत्र मिला जिससे यह पता चला कि तुम्हें विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। आपकी सहेली अगर प्रथम आई है तो नो डाउट बट ऑब्वियस आपको खुशी होगी। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। इस तरह का एक पैराग्राफ लिखकर आपको वो सेंटेंस अगर पूरी जगह आपकी नहीं भरी होती है तो भी आपको एक सेंटेंस, एक लाइन छोड़कर नीचे वाले पैराग्राफ से आपको स्टार्ट करके एक दूसरा पैराग्राफ जो कि बहुत ही कॉमन है, विषय की बात हो गई, उसके बाद आप भविष्य में उससे क्या उम्मीद करते हो या फिर इस तरह का जिस तरह का काम उसने किया है उससे तुम्हें कैसा महसूस हुआ या उसके बारे में और क्या कहना चाहते हो, ये चीज आपके सेकंड पैराग्राफ में आना चाहिए। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगी। मतलब वो पहले से पढ़ने में या विज्ञान प्रदर्शनी में या विज्ञान को लेकर उसका रुचि बहुत था, तो इसलिए पहले से आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगी। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। ठीक है। ये दो पैराग्राफ होने के बाद वापस से एक लाइन नेक्स्ट लाइन में, मतलब नेक्स्ट लाइन से आप स्टार्ट करोगे, पैराग्राफ आपका चेंज होगा। अपनी माताजी और पिताजी को सादर प्रणाम कहना, नन्ही पीहू को बहुत प्यार। पीहू की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हो, नन्ही बुलबुल लिख सकते हो, नन्हा चिंटू लिख सकते हो। ठीक है। नन्ही पीहू को बहुत प्यार। ठीक है। इस तरह से अगर आप 3 पैराग्राफ में आपका पत्र जो लिखते हो तो नो डाउट आपको 5 में से आराम से 4.5 अंक मिलते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ओके। उसके बाद तुम्हारी सहेली, और सहेली का जो नाम है वो किशोरी सरनाइक, रामलाल चौक, सोलापुर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब तक आपका एड्रेस पूरा नहीं होता है तब तक आपको कॉमा लगाना होता है, और जब आपका एड्रेस पूरा हो जाता है तो वहां पे आपका पूर्ण विराम आता है। ईमेल आईडी आएगा xyz@abc.com। काल्पनिक ईमेल आईडी डालना है, अपना ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है औपचारिक पत्र। 5 जनवरी 2022 सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद कोल्हापुर। ठीक है। एक ईमेल आईडी आएगा, ये भी काल्पनिक है, ये ईमेल आईडी कंसीडर किया जाएगा स्वास्थ्य अधिकारी का है, pqr@abc.com। विषय मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी हेतु शिकायती पत्र। यह पत्र क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी बढ़ चुकी है, उस विषय में शिकायत की जा रही है। ये एज इट इज आपके पेपर में दिया गया होता है। विषय लिखना बहुत कठिन नहीं होता है, आपके क्वेश्चन में ही विषय दिया गया होता है, वही आपको लिखना होता है। महोदय, मैं समीर कोटस्थाने 401 शाहपुरी खास बाग मैदान कोल्हापुर का निवासी हूँ। पहले ये बताओ कि आप कहाँ के निवासी हो। उसके बाद आपने जो पत्र लिखा है, जो आपने ऑलरेडी विषय में मेंशन किया है, उसी विषय को आपको फिर से एक्सपांड करके लिखना होता है। मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले में बढ़ती गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ कई दिन कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती, जिससे कचरे का ढेर कई दिन सड़ते रहता है। ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, कचरा फेंकने के लिए प्रॉपर उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कचरे का जो ढेर है वो सड़कों पर भी आसपास बिखरा होता है, या कुत्तों की संख्या ज्यादा होने से जो कचरा है वो उठाया नहीं जाता है, तो आसपास की जो परिसर है वहां पर भी कचरे का ढेर जमा हो जाता है, उसमें से बदबू आती है। यहाँ पर लिखा है यहाँ कई दिन कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती, जिससे कचरे का ढेर कई दिन सड़ते रहता है
और आसपास के परिसर में दुर्गंध फैली रहती है। न केवल दुर्गंध बल्कि ये मच्छरों के जमावड़े का भी एक कारण है। जहां पर भी गंदगी होगी, जहां पर भी कचरा होगा, वहां पर क्या होंगे? मच्छर होंगे। अतः आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही आप इस विषय पर उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद, भवदी। उसके बाद जिसने पत्र लिखा है उसका एड्रेस समीर कोटस्थाने 401 शाहपुरी खासबाग मैदान कोल्हापुर, और बाद में एक दूसरा ईमेल आईडी। ये माना जाता है कि ये समीर का ईमेल आईडी है। ठीक है, जैसे आप दोनों का एड्रेस लिखते हो वैसे ही दोनों का आपको ईमेल आईडी भी लिखना होता है। दोनों भी आपको काल्पनिक लिखना होता है, अपना ईमेल आईडी नहीं डालना है। उसके बाद नेक्स्ट था, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्य में एक एक वाक्य में हो। ठीक है, इस पूरे गद्य में से एक एक वाक्य में वो उत्तर होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक सेंटेंस में एक एक प्रश्न बन रहा था। 4 की जगह पर अगर आपको यहाँ पर 6 या 7 प्रश्न बनाने होते तो वो भी आप आराम से बना सकते थे। मैंने केवल 4 प्रश्न स्टार्टिंग की 4 लाइन से लिया है। अगर आप नीचे के भी 4 लाइन से अगर लिखते तो उसमें आराम से प्रश्न बन रहे थे। किस तरह के कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है। पहला ही सेंटेंस है, नए नए ढंग से फैशन करना अथवा नए फैशन के कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर केवल आपको प्रश्न बनाना होता है, उत्तर नहीं लिखना होता है। प्रश्न बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अदरवाइज हाफ अंक कट होता है। तो किस तरह के कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है। फिर सेकंड लाइन से वापस से मैंने प्रश्न लिया है, क्या हमारे संस्कार और वातावरण के कतई अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में से वापस से प्रश्न बना है, किस तरह का फैशन भारतीय परिस्थितियों के प्रतिकूल है। यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखेगा भारतीय परिस्थितियों के प्रतिकूल है, तो किस तरह का फैशन। ठीक है, जो विदेशी फिल्मों और दूरदर्शन चैनल के माध्यम से आता है। अगेन यहाँ पे उत्तर नहीं लिखना है, केवल प्रश्न बनाना है। नेक्स्ट, हमें किस तरह के फैशन को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन से मैंने लिया है कि हमें किस तरह के फैशन को अपनाना चाहिए। इस तरह अगर हम देखेंगे तो इस तरह का जो पैसेज आता है गद्य आकलन के लिए, उसमें हर एक सेंटेंस से एक प्रश्न आराम से बनता है। आपको केवल 4 प्रश्न बनाने होते हैं, उनका उत्तर नहीं लिखना होता है। कोई भी प्रश्न आप ऐसा नहीं बना सकते हो कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि दिए गए पैराग्राफ, दिए गए गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए या फिर दिए गए गद्यांश से मिलने वाली सीख लिखिए। अगर आप शीर्षक और सीख संबंधित कोई भी प्रश्न बनाते हो तो आपका उत्तर गलत माना जाता है, उस पर आपको अंक नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट वृत्तांत लेखन। अपने पाठशाला में मनाए गए शिक्षक दिन का रोचक वृत्तांत लेखन 60 से 80 शब्दों में लिखिए। वृत्तांत में स्थान, काल, घटना का उल्लेख अनिवार्य है। आपको काल लिखना होता है, घटना लिखना होता है और स्थान जो दिया गया है वो। यहाँ पर आपको एड्रेस नहीं दिया गया है। एड्रेस देने की जगह पर आपको क्या लिखा गया है, अपने पाठशाला में मनाए गए। तो आप अपने पाठशाला का, अपने विद्यालय का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर अगर आपको अपने पाठशाला का नाम नहीं लिखना है, कोई काल्पनिक नाम लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई एग्जाम में चेक नहीं करता है कि आपने आपके पाठशाला का नाम, आपने अपने स्कूल का नाम लिखा है या किसी और स्कूल का नाम लिखा है। तो आप काल्पनिक नाम भी लिख सकते हो, आप अपने विद्यालय का भी नाम लिख सकते हो। अपने पाठशाला में मनाए गए शिक्षक दिन का रोचक वृत्तांत लेखन। यहाँ पर सबसे पहले आता है शीर्षक, शीर्षक के नीचे कार्यालय प्रतिनिधि। फिर उसके बाद शिक्षक दिन के बारे में पूछा गया है। शिक्षक दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप वृत्तांत तैयार कर रहे हो, दूसरे दिन वो रिपोर्ट बन के सामने आएगी, तो आपको 5 सितंबर की जगह पर क्या लिखना होगा, 6 सितंबर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर जरूरी चीजें क्या होती है, आपको एक अतिथि की जरूरत होगी, विशेष अतिथि जो समारोह का अध्यक्ष होगा। उसके अलावा आप प्रोग्राम की शुरुआत, शिक्षक दिन के प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है। आप सबने अपने विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया होगा। शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे होती है, सरस्वती वंदना के साथ होती है। उसके बाद जिस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, जो भी शिक्षक दिवस के दिन आपके विद्यालय में आप करते हो, वही सारी चीजें लिखनी होती है। कुछ अलग से इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी। बहुत आसान होता है वृत्तांत लिखना। शुरुआत आपको लिखना होता है, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोग्राम किए गए, तो उसमें भाषण हुआ या नाटक हुआ या गीत संगीत हुआ या नृत्य हुआ, इस तरह की चीजें आप उसमें लिख सकते हो। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिर उसके बाद जो विशेष अतिथि थे वो आए, उन्होंने अपना भाषण दिया। उसके बाद जो मुख्याध्यापक था उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स मतलब आभार व्यक्त किया। और उसके बाद
राष्ट्रगीत के साथ प्रोग्राम का समापन हुआ, जो भी कार्यक्रम था उसका समापन हुआ। ये सारे पॉइंट अगर आप लिखते हो तो आपको आराम से 5 में 4.5 अंक आराम से मिलते हैं। मैं 5 में 5 अंक इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि जब 5 में 5 अंक देने की बात आती है तो उस वृत्तांत जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अगर वो 5 अंक का है तो अगर उसमें 5 में 5 अंक आपको चाहिए तो एक मेक श्योर कि आपका कुछ भी मात्रा गलत नहीं हो और आपने उसमें कुछ इंटरेस्टिंग मतलब सुविचार टाइप का या कुछ प्रभावी लेखन शैली का आपने उपयोग किया है तो आपको 5 में 5 अंक मिलते हैं, लेकिन 4 से 4.5 अंक आपको आराम से मिल सकते हैं। वृत्तांत के ऑप्शन में आपको हमेशा कहानी लेखन आता है, जिसे वृत्तांत लिखने में दिक्कत आती हो या वृत्तांत नहीं लिखना हो वो आराम से कहानी लिख सकता है। कहानी लिखते समय मेक श्योर कि आप कहानी के लिए उचित शीर्षक भी देंगे और कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखेंगे। इस कहानी के लिए आपको एक शीर्षक देना जरूरी होता है और कहानी से मिलने वाली सीख, जो कि दोनों के लिए एक अंक दिया गया होता है। कहानी बहुत सिंपल थी। सबसे पहले इसमें शीर्षक आएगा। शीर्षक जब आप कहानी बनाते हो तो आपको आराम से मिल जाता है ईमानदार कवि, ठीक है। इस तरह का शीर्षक आप लिख सकते हो, ईमानदार कवि, जो कि इसमें कवि की ईमानदारी दिखाई गई है। सूत्रानुसार कहानी होनी चाहिए। जैसे जैसे आपको मुद्दे दिए गए हैं उसी हिसाब से आपको कहानी लिखनी होती है। इन केस अगर आपको कहानी नहीं समझ में आ रही है या उसे अलग से एक्सपांड करने नहीं भी आ रहा है तो भी आप जो मुद्दे दिए गए हैं उन्हें भी जोड़कर आराम से कहानी बना सकते हो। जैसे कि इस कहानी में राजा के दरबार में एक रिश्वतखोर द्वारपाल। तो इस कहानी की शुरुआत करते समय आप पहली लाइन ऐसे लिख सकते हो कि बहुत समय पहले की बात है, ठीक है। विक्रमगढ़ में एक विक्रमादित्य नाम का एक राजा रहा करता था। उस राजा के दरबार में एक रिश्वतखोर द्वारपाल था। वो रिश्वतखोर द्वारपाल क्या करता था, दरबार में प्रवेश करवाने के लिए लोगों से रिश्वत लेता था। देखो, राजा के दरबार में जो लोग भी अपनी शिकायत करने या जो भी निवेदन लेकर जाते थे या जो भी राजा से मिलना चाहते थे, उनसे वो रिश्वतखोर द्वारपाल क्या करता था, रिश्वत की मांग करता था। और वो इतनी चतुराई से मांग करता था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मुद्दा है एक चतुर कवि का आगमन। एक दिन उस राजा के दरबार में, उस राजा के राज में एक चतुर कवि आया। उसने दरबार में प्रवेश देने के लिए प्रार्थना की। द्वारपाल से उसने कहा कि मुझे अंदर जाने की आज्ञा दी जाए। द्वारपाल ने कहा कि ठीक है, जो भी तुम्हें पुरस्कार मिलेगा उसमें से आधा पुरस्कार मुझे देना, मतलब जो भी तुम्हें इनाम मिलेगा उसमें से आधा इनाम मुझे देना। इस तरह की मांग द्वारपाल करता है। कवि का आश्वासन देना, कवि बोलता है ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसमें से मैं आधा इनाम तुम्हें दूंगा। उसके बाद कवि जब दरबार में जाता है और अपनी कविता का पाठ करता है, जो भी उसकी कविता होती है वो पढ़ता है, गाता है, ठीक है। राजा का खुश होना, राजा उसकी कविता सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है इनाम मांगो, कोई भी इनाम मांगो, जो आपको चाहिए मैं दूंगा। द्वारपाल को सजा सिखाने के उद्देश्य से कवि ये कहता है कि मुझे 100 कोड़े चाहिए। सबको आश्चर्य होता है कि इतना अच्छा गाना गाने के बाद या इतना अच्छा कविता सुनाने के बाद इनाम में ये जो कवि है ये कोड़े क्यों मांग रहा है, 100 कोड़े क्यों मांग रहा है। सबको आश्चर्य होता है। कवि से द्वारपाल की रिश्वतखोरी का पता चलता है और जब राजा इसकी वजह पूछता है तो कवि उसे बताता है कि क्योंकि इसमें से आधे कोड़े मतलब 50 कोड़े मुझे द्वारपाल को भी देने हैं, उसने मुझसे ये रिश्वत मांगी थी। फिर द्वारपाल की रिश्वतखोरी का पता चलना, द्वारपाल को 50 कोड़े मिलते हैं और कवि की ईमानदारी के लिए या कवि की सूझबूझ के लिए उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह से अंत में आपको सीख लिखना था कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ठीक है। तो इसमें कहानी से सीख ये भी मिल सकती है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, या फिर जो भी एक तो है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, दूसरा गलत का साथ नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से आप कहानी से मिलने वाली सीख लिख सकते थे। शीर्षक लिखिए, सूत्रानुसार कहानी लिखोगे, प्रभावी रचना शैली होगी और सीख होगी। ये चारों पॉइंट अगर आपकी कहानी में होता है तो आपको अगेन 5 में से 4.5 मार्क्स आराम से मिलते हैं। 5 में 5 के लिए आपकी मात्रा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और 1-2 मुहावरे का उपयोग आप उसमें कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अंधेरी में फ्लैट बेचने के लिए विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए, ठीक है। जगह कहां पर है, अंधेरी।
क्या बेचना है? फ्लैट बेचना है। यहाँ पर आपको मुद्दे दिए गए हैं, कई बार मुद्दे नहीं दिए गए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मुद्दे दिए गए हैं। आसपास की सुविधा बतानी है, फ्लैट में स्थित सुविधा बतानी है, फ्लैट की कीमत क्या है वो बताना है, संपर्क कहाँ पर करना है वो भी आपको दिया गया है। मतलब आपको विज्ञापन लिखने का पूरा मटेरियल दिया गया है। केवल इन सारे मुद्दों का उपयोग करके आपको अपना विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या शीर्षक आपका आएगा, फ्लैट बेचना है, तो अंधेरी में फ्लैट बेचने के लिए विज्ञापन तैयार करना है, तो फ्लैट तैयार है फ्लैट बिक्री के लिए तैयार है, इस तरह का आप शीर्षक दे सकते हो। उसके बाद उस फ्लैट की विशेषता क्या है, तो जहां अगर आप अपना घर बेचना चाहते हो या अगर आप अपना घर किराए पर देना चाहते हो, यहाँ पे बेचने की बात की गई है, अगर आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हो तो आपको उस फ्लैट की खासियत बतानी पड़ेगी, ताकि लोग बाग जो भी आपका विज्ञापन पढ़ रहे हैं उसकी खासियत में रुचि लेकर आपका फ्लैट खरीदने के लिए आए। तो यहाँ पर दिया गया है आसपास की सुविधा, तो फ्लैट के आसपास की सुविधा क्या क्या है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि फ्लैट के आसपास की सुविधा, फ्लैट के जो फ्लैट है उसके कंपाउंड में प्लेग्राउंड है, बच्चों के खेलने की जगह है काफी, उसके बाद कार पार्किंग है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि हॉस्पिटल नजदीक है, बच्चों का स्कूल नजदीक है, या स्टेशन के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब कुछ ही समय की दूरी पर है। तो इस तरह से आप आसपास की सुविधा लिख सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा है फ्लैट में स्थित सुविधा, मतलब उस फ्लैट में क्या क्या सुविधा है। अगर कई बार हम लोग देखते हैं जो हम फ्लैट खरीदने जाते हैं उसमें पूरा सेट तैयार रहता है, विद फर्नीचर रहता है, मतलब फर्नीचर सारा रहता है, आपको अलग से फर्नीचर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप वो सुविधा ले सकते हो। फ्लैट में 24 घंटा पानी का प्रबंध है, पानी की कोई समस्या नहीं है, ये आप ले सकते हो। और जो भी फ्लैट में सुविधा है वो आप बता सकते हो। उसके बाद आप फ्लैट बेच रहे हो तो आपको एक कीमत बतानी होगी कि किस कीमत पर आप अपना फ्लैट बेच रहे हो, तो वह कीमत। और उसके बाद संपर्क, यहाँ पे संपर्क दिया गया है, अगर नहीं दिया जाता है तो आप काल्पनिक नाम लिख सकते हो। यहाँ पे संपर्क का दिया गया है तो आपको वही लिखना होगा, मदन लाल पारेख, SV मार्ग, अंधेरी। भ्रमण ध्वनि में कॉन्टेक्ट नंबर में आप काल्पनिक नंबर लिखेंगे। ठीक है, भ्रमण ध्वनि मतलब टेलीफोन नंबर, इसमें आप अपना काल्पनिक नंबर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं जब आप विज्ञापन, किसी भी प्रकार का विज्ञापन तैयार करते हो तो। ठीक है इतना लिखने के बाद आपको इसमें 5 में 5 अंक मिल सकते हैं। ओके, और एक चीज मेक श्योर कि जब आप विज्ञापन तैयार करते हो तो बाद में उसे आउटलाइन कर दीजिए। बस इतना ध्यान दीजिए कि विज्ञापन में कहीं पर भी आपको पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। दूसरी चीज, किसी भी तरह का चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चित्र पर आपको मार्क नहीं मिलते हैं। अगर आप बहुत अच्छा चित्रकारी करते भी हो तो भी उस पर अंक नहीं मिलता है। आपने जो उसके अंदर मटेरियल, जो उसके अंदर आपने कंटेंट डाला है, केवल उसके ऊपर आपके मार्क्स मिलते हैं। तो ये एक हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। एग्जाम में आपके 3 निबंध आते हैं, उसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। इस वाले पेपर में केवल 2 निबंध दिए गए थे, 2 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। पहला विषय था पेड़ की आत्मकथा, दूसरा था अस्पताल में 1 घंटा। दोनों ही वर्णनात्मक है, दोनों ही कल्पनात्मक है, आप आराम से कल्पना करके निबंध लिख सकते थे। कहीं पर भी आपको फैक्चुअल डाटा की जरूरत नहीं थी, मतलब कहीं पर भी इन दोनों निबंध में कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप बहुत करेक्ट इंफॉर्मेशन ही दो। दोनों कल्पना शक्ति के ऊपर है, आपके इमेजिनेशन पावर के ऊपर है। तो पहला विषय था पेड़ की आत्मकथा। जब हम किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की आत्मकथा लिखते हैं, चाहे पेड़ की हो, चाहे किसान की हो, चाहे जिसकी हो, तो अगर आप पहला सेंटेंस अगर आप ऐसे शुरुआत करते हो कि मैं एक पेड़ हूं, तो इससे आपका जो निबंध लिखना, आपकी जो शुरुआत होती है वो एक प्रभावी हो सकती है। या फिर किसी सुविचार के साथ भी आप अपने आत्मकथा की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद कुछ मुद्दे होते हैं। पेड़ की आत्मकथा अगर लिखना है और अगर आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप एक ही चीज को बार बार घुमा फिरा कर लिखते हो, तो निबंध की शुरुआत
और अंत तक 3 से 4 पैराग्राफ आपका होना चाहिए, और वो 3 से 4 पैराग्राफ अलग अलग मुद्दे के हिसाब से होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आत्मकथा के लिए कौन से मुद्दे डाले जा सकते हैं उसका एक नमूना मात्र दिया है, एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा भी आप मुद्दे डालकर उस निबंध की शुरुआत कर सकते हो, उस निबंध का अंत कर सकते हो। आत्मकथा के लिए मैंने मुद्दे लिए हैं। पहला आप लोगे जन्म। उस पेड़ की आत्मकथा अगर आप लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे कि मैं एक पेड़ हूँ, मेरा जन्म एक पहाड़ पे हुआ था, मेरा जन्म बाग में हुआ था, जहां पर भी पेड़ होते हैं, कहीं पे भी सड़क के किनारे हुआ था मेरा जन्म। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद रूप रंग और विशेषता। अगर आप पेड़ की आत्मकथा लिख रहे हो तो आप नीम का भी पेड़ हो सकते हो। मेक श्योर आपको इमेजिन करना होगा जो चीज की आप आत्मकथा लिख रहे हो वो आप खुद हो। तो आप ऐसे लिखोगे कि मेरा जन्म सड़क के किनारे पर हुआ था, मेरा जन्म पहाड़ों पर हुआ था, मेरा जन्म बाग में हुआ था। ठीक है, उसके बाद रूप रंग और विशेषता। मेरी पत्तियां बहुत कड़वी थी। जो भी गलती से मुझे जो भी छोटे बच्चे या कभी कोई मुझे गलती से चबा लेता था तो उसे बहुत दुख होता था। आपको पता है नीम का पत्ता बहुत कड़वा होता है। तो उस तरह से मतलब किसी भी चीज का, आप आम का पेड़ बनो, आप नीम का पेड़ बनो, आप कि जिसके बारे में आप अपने आप को एक्सपांड कर सकते हो, विस्तार से लिख सकते हो, विशेषता आराम से बता सकते हो, उस तरह का आप पेड़ बन सकते हो। ठीक है, नहीं बनना है, नॉर्मल पेड़ बनना है तो नॉर्मल पेड़ की क्या खासियत है वो लिखना है। ठीक है, मेरे रूप रंग में आप क्या लिखोगे कि डाल होती हैं, पत्तियां होती हैं। ठीक है, विशेषता क्या होती है, लोगों आने वाले लोगों को छांव देता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर पेड़ के बारे में जब आप लिखते हो तो आप उसको आराम से एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, विशेषता में अगर नीम का पेड़ है तो वो बताएगा कि मैं बहुत सारी दवाइयों में मेरा इस्तेमाल किया जाता है, गांव में अब भी कई जगह पर मुझे ही लीप कर या मेरे ही पत्तों को लीप कर छोटे बच्चों को दिया जाता है जब उन्हें जब उन्हें कोई बीमारी होती है। तो उसके बाद तुलसी का उसके बाद अगर आप आम का पेड़ बनना चाहते हो तो आम के पेड़ की क्या विशेषता है वो लिख सकते हो। और अगर आप कोई पेड़ के बारे में मेंशन नहीं करते हो कि आम का है कि नीम का है कि बबूल का है कि बरगद का है, तो आप एक कॉमन पेड़ के बारे में लिख रहे हो तो उस कॉमन पेड़ की आप विशेषता बता सकते हो कि मेरा काम क्या है, मैं ऑक्सीजन देता हूँ और उसके बाद लोगों को छांव देता हूँ। लोग जब पथिक रास्ते पर चलते हुए थक जाते हैं तो मेरे छांव के नीचे आकर आराम करते हैं, मुझे उन्हें आराम देखकर बहुत खुशी होती है। उसके बाद बचपन, तो उस जब पेड़ छोटा था तो उसके बारे में आप लिखोगे। फिर जब पेड़ बड़ा हुआ उसका जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ। यहाँ पर आप पेड़ के बारे में लिख रहे हो तो पेड़ का जीवन काफी लंबा होता है। अगर आप फूल के बारे में लिखते हो तो फूल का जीवन केवल 2 या 3 दिन का ही होता है। फूल 2-3 दिन के बाद क्या होता है, मुरझा जाता है। लेकिन अगर आप पेड़ के बारे में लिख रहे हो तो पेड़ का जीवन लंबा होगा, 20-25-30 साल, जब तक उसे काटा नहीं जाएगा तब तक। फिर उसके बाद अंतिम इच्छा। उस पेड़ की अंतिम इच्छा क्या है वो आप लिख सकते हो कि मुझे कुछ लोग कुछ दिन पहले आए थे, वो मेरी डाल वगैरह काट कर ले गए हैं। कुछ दिन के बाद और लोग आएंगे, वो भी मुझे काटने की कोशिश करेंगे। शायद वो मुझे यहाँ पर रखना नहीं चाहते हैं, या फिर उन्हें शायद सड़क चौड़ी करनी है, मैं बीचों बीच सड़क के आ रहा हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं पूरी तरह से कट जाऊंगा और यहाँ पर एक पक्की सड़क का निर्माण हो जाएगा। मेक श्योर कि आप जब आत्मकथा लिखते हो तो आपको कहीं पर भी जिस चीज की भी आत्मकथा लिख रहे हो उसे मारना नहीं है, उसका अंत नहीं करना है। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि मैं अब मर चुका हूं। जैसे आप ये सेंटेंस लिखते हो कि मैं मर चुका हूं, वैसे ही आपका पूरा आत्मकथा गलत हो जाता है, क्योंकि जो मर चुका है वो अपनी कथा नहीं सुना सकता है, आत्मकथा नहीं सुना सकता है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट अगर आप लिखते हो आत्मकथा में, जन्म लिख लिया, रूप रंग बता दिया, विशेषता बता दी, उसका बचपन बता दिया, उसका जीवन बता दिया, और उसकी अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा क्या है कि मैं अगले जन्म में क्या बनना चाहता हूँ, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि आप सड़कों को चौड़ा करने के लिए आप पेड़ काटते हो, लेकिन उसके उसके एवज में, उसके बदले आप नए पेड़ नहीं लगाते हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए एक खतरे की घंटी होती है, या ये कहीं ना कहीं से प्रकृति को सूट नहीं करती है, प्रकृति के लिए सही नहीं होती है। इस तरह से आप अंतिम इच्छा बोलकर बताकर 4 पैराग्राफ में या 5 पैराग्राफ में जब आप आत्मकथा लिखते हो
तो वो आपका आत्मकथा सार्थक माना जाता है। कोई भी निबंध 4 या 5 पैराग्राफ में होना चाहिए। ये कुछ मुद्दे जो दिए गए हैं, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। अंदर के पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। बताने का उद्देश्य केवल ये है कि जब भी आप पैराग्राफ चेंज करते हो तो उस पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट भी चेंज होना चाहिए। आप जो मुद्दे लिख रहे हो, मुद्दे भी चेंज होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना होता है। ये पेड़ की आत्मकथा के लिए था। दूसरा है अस्पताल में 1 घंटा। ये वर्णनात्मक निबंध में आता है, अस्पताल में 1 घंटा, या मेले के किनारे 1 घंटा, या सागर के किनारे 1 घंटा। तो ये सारे जो निबंध आते हैं, ये आपके किसमें आते हैं? वर्णनात्मक निबंध में। अगेन वर्णनात्मक निबंध है, आपको वर्णन करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने अस्पताल में कभी 1 घंटा बिताया ही हो या मेले में 1 घंटा बिताया ही हो। अगेन वर्णनात्मक है, काल्पनिक है, आप कल्पना करके लिख सकते हो। अगर आप अस्पताल में 1 घंटा बिताए हो तो उसको याद करके लिखिए। अगर नहीं बिताया है, काल्पनिक है, आपको कल्पना करना है और लिखना है। दोनों ही यहाँ पर जो 2 विषय दिए गए थे, दोनों में से किसी में भी फैक्चुअल डाटा नहीं है, किसी में भी सही जानकारी नहीं देनी है आपको। वर्णनात्मक है और पहला आत्मकथनात्मक था, तो दोनों ही काल्पनिक होते हैं। अगेन फिर अस्पताल में बिताया 1 घंटा, इसके लिए जब आप निबंध लिखते हो तो भी आपको 4 से 5 पैराग्राफ आपके निबंध में होने चाहिए। और जब भी आप 4 या 5 पैराग्राफ कर रहे हो तो उसके मुद्दे अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर मैंने फिर से कुछ पॉइंट दिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं। आप उसके जो मुद्दे हैं या पॉइंट है वो चेंज कर सकते हो। सबसे पहले अस्पताल में 1 घंटा आपको लिखना है, तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो कि अस्पताल जाने की आपकी वजह क्या थी, आप किस लिए अस्पताल गए थे। इस तरह से आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। घर का या नजदीकी कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट था या भर्ती था, उसे देखने के लिए मुझे एक दिन अस्पताल जाना पड़ा। इस तरह से आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। पहला पैराग्राफ जो होगा उसमें आपका आएगा अस्पताल जाने की वजह। दूसरा, जब आप अस्पताल पहुंचते हो, अपने प्रियजन जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके पास पहुंचते हो, तो अस्पताल के आसपास का नजारा या जिस रूम में वो पेशेंट है, मरीज है, उसके आसपास क्या नजारा है वो आप लिखोगे। सेकंड पैराग्राफ में आप इस तरह से लिख सकते हो कि आसपास मेरे ही जो मतलब जिसको भी आप काल्पनिक ही लिख रहे हो, तो मेरे ही चाचा जी या मेरे ही अंकल जी की तरह और भी कुछ लोग वहां पर एडमिट थे या भर्ती थे, जिन्हें अलग अलग समस्याएं थी। सब कोई अलग अलग समस्याएं थी, तो आप अलग अलग बीमारी के बारे में भी लिख सकते हो। किसी के पैर में फ्रैक्चर था, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से आप आसपास का नजारा, ये एक कमरे का भी आसपास का नजारा कर सकते हो, या फिर अस्पताल के आसपास का नजारा भी आप लिख सकते हो कि अस्पताल के आसपास क्या क्या चीजें थी। उसके बाद उस अस्पताल की खासियत क्या थी, तो यहाँ पर आप थर्ड पैराग्राफ जब आप लिखोगे तो उस अस्पताल की खासियत क्या थी, मतलब कौन सी चीजें ऐसी थी जिसने आपको प्रभावित किया। जैसे वहां पे घंटी बजाने भर की देर होती थी, नर्स तुरंत आ जाती थी पूछने के लिए, या फिर डॉक्टर समय समय पर राउंड ले रहा था, और डॉक्टरों का या नर्सों का जो व्यवहार था वो मरीजों के प्रति कैसा था, अच्छा था। तो ये सारी चीज आप थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ आप लिखोगे तो मुद्दा इस तरह से हो सकता है कि अस्पताल का माहौल या शिकायत। अगर उस अस्पताल का माहौल अगर आपको अच्छा नहीं लगा, वहाँ की जो चीजें हैं अगर आपको अच्छी नहीं लगती हैं, कल्पना करना है, केवल कल्पना करना है। आप कोई भी अस्पताल की कल्पना करके उसके बारे में भी लिख सकते हो, या फिर उस अस्पताल से आपको शिकायत अगर है तो वो चीजें आप लिख सकते हो। और लास्ट पैराग्राफ, एंड जो पैराग्राफ है, जो कि इसमें लिखा है अस्पताल में 1 घंटा, केवल 1 घंटा ही आपने बिताया, तो 1 घंटा हो गया था, घंटी बजी, उसके बाद जो भी जितने भी मरीज से मिलने आने वाले जितने भी रिश्तेदार थे सबको जाना पड़ा। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे कब 1 घंटा बीत गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो इस तरह से आप समय खत्म होने की अनुभूति, मतलब आपको याद आया कि 1 घंटा खत्म हो चुका है, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो इस तरह से आप अलग अलग मुद्दे के हिसाब से जब अलग अलग पैराग्राफ बनाते हो तो आपका सेम कंटेंट बार बार रिपीट नहीं होता है, और ये एक अच्छा तरीका होता है निबंध लिखने का कि आप एक ही चीज को बार बार घुमा फिरा नहीं रहे हो। तो जब भी कोई भी निबंध आप लिखिए, मेक श्योर कि वो 4 से 5 पैराग्राफ में हो, और 4 और 5 मतलब जितने भी पैराग्राफ में आप लिख रहे हो उसमें का जो कंटेंट हो, उसमें का जो सामग्री हो लिखने का, जो आपका
वो अलग अलग हो, एक ही चीज बार बार रिपीट ना हो रही हो। यहाँ पे अस्पताल में 1 घंटा है, इसकी जगह पे मेले में 1 घंटा, रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, किसी भी तरह का विषय आ सकता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया पेपर कैसे लिखना था। ये निबंध के लिए जो भी मैंने कंटेंट दिया है ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। इसके अलावा भी आप कोई भी मुद्दे लेकर निबंध लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये काल्पनिक है, अपनी अपनी कल्पना के आधार पर आप निबंध लिख सकते थे। ओके, यहाँ इसके बाद अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। Students, if you have any doubts, any queries, please raise your hands. Students, if you have any doubts regarding today's paper, raise your hands and ask your doubts.